अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है, हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे। हमने पढ़ा एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण। तो हमने लिखा था यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल होता है मेरे पास 0 और बलाघूर्ण आता है कितना, टॉर बराबर पीई और कितना, साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर हमने दूसरी बात की कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो द्विध्रुव पर जो कार्य होता है वो होता है W बराबर कितना, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कितना होता है, कॉस थीटा 2। और यदि हम इसकी एक विशेष स्थिति की बात करें कि जो द्विध्रुव होता है वो प्रारंभ में थीटा 1 बराबर कहाँ पे रखा होता है, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर कितना, थीटा। जब इसको अप्लाई करेंगे तो W बराबर पीई और ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। तो इसका मान आएगा W बराबर कितना, पीई और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना, कॉस थीटा। ये अपन ने निकाला। और एक जो हमने निकाला था वो निकाला था कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। और वैद्युत द्विध्रुव की जो हमने स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट की वो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है वो ये थी। देखो हमने निकाला था U बराबर में माइनस पीई और कॉस थीटा। और हमने इसकी 3 स्थितियों की बात की थी। पहला कहा यदि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए और वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा है तो वहां पर थीटा का मान 0, तो ऊर्जा आती है W बराबर में कितनी, ये U बराबर में आता है माइनस पीई। और हमने कहा था यह विद्युत द्विध्रुव की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है और इसे विद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसके बाद हमने कहा कि यदि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, लंबवत रखा है, तो थीटा बराबर 90। और जब थीटा बराबर 90 रखेंगे तो U इज इक्वल टू आएगा माइनस पी और कॉस 90 का मान 0, तो 0। और इसे हम विद्युत द्विध्रुव की क्या बोलते थे, प्रामाणिक अवस्था। और तीसरा और आखिरी ये कहा कि यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा है, मतलब विद्युत क्षेत्र अगर दाईं ओर है और द्विध्रुव का कोण बाईं ओर है तो एक दूसरे के विपरीत है तो थीटा बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री है तो ऊर्जा आती है U बराबर माइनस पीई और कॉस 180 का मान माइनस, तो U बराबर आता है प्लस का पीई प्लस का कितना आएगा, पीई। और ये ऊर्जा होती थी मैक्सिमम और इसे विद्युत द्विध्रुव की क्या बोलते थे अपन, अस्थायी संतुलन की अवस्था। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन हमारे पास है देखिए, क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है कि 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स के परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है, तो विद्युत द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्यरत बलाघूर्ण का परिमाण ज्ञात करो। क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, वो विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है और विद्युत क्षेत्र कितना है, देखो दिया है। हम यहां से बात करें तो देखिए दिया है, हमको दे रखा है द्विध्रुव आघूर्ण, तो P इज इक्वल टू दे रखा है 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम इंटू क्या दे रखा है, मीटर। दूसरा हमको दे रखा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो यहाँ पर E की जो वैल्यू है वो E की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। और विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो हमको P दे रखा है, E दे रखा है और थीटा। और हमने कहा था यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस द्विध्रुव पर जो हमारे पास क्या होता है, बल, परिणामी बल तो होता है 0, लेकिन बलाघूर्ण आता है टॉर बराबर, निकालना है बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण टॉर बराबर कितना आएगा, पीई और कितना आएगा, साइन थीटा। तो उसको लिखें तो टॉर बराबर हो जाएगा कितना, P का मान है 4 गुणा 10 की घात माइनस 9, E का मान है 5 गुणा 10 की घात कितना 4 और ये हो जाएगा साइन कितना, 30 डिग्री। तो टॉर इज इक्वल टू 4 पंजो 20 गुणा 10 की घात 9 में से 4 गई तो माइनस 5 और साइन 30 का मान आएगा 1/2, ये 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 10। हल करेंगे तो टॉर बराबर आएगा 10 की घात
5 और ये 10 की घात 1, तो 10 की घात कितना 4 न्यूटन इंटू मीटर। यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है जिसका मान है 5 गुणा 10 की पावर 4 और द्विध्रुव आघूर्ण है 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम इंटू मीटर और थीटा कितना 30, तो उसका जो बलागुण होता है वो आएगा टॉर बराबर 4 गुणा 10 की पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल सा एक क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए हमको स्थितिज ऊर्जा के सवालों की अगर हम बात करें तो आपसे कह देगा कि हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जैसे हमारे पास कह दिया कि ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे ये -5 माइक्रोकूलाम है और इधर ये +5 माइक्रोकूलाम है। इनके बीच की दूरी कितनी है 5 mm। वो कह रहा है कि हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है। क्या है विद्युत द्विध्रुव, एक पे है -5 माइक्रोकूलाम और एक पे 5 + 5 माइक्रोकूलाम, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5 mm। कितनी दूरी है 5 mm। और हमसे कह दे कि यह एक समान विद्युत क्षेत्र 4 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलाम में रखा है। तो ज्ञात करें, पहला कह देगा स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्थायी संतुलन की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। दूसरा कह रहा है यदि द्विध्रुव को प्रारंभिक अवस्था से 90 डिग्री तक घुमाया जाए, यदि द्विध्रुव को प्रारंभिक अवस्था से 90 डिग्री तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य। तीसरा पूछ रहा है यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को प्रारंभ से थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा बराबर 180 डिग्री तक घुमाया जाए, कि कोई विद्युत द्विध्रुव है प्रारंभ में थीटा बराबर 0, उसको यदि 180 डिग्री तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य कितना है। तो किया गया कार्य। और चौथा हमसे ये पूछ लेगा यदि विद्युत द्विध्रुव को हम सामान्य अवस्था से विपरीत अवस्था तक ले जाएं, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को सामान्य अवस्था से विपरीत अवस्था तक घुमाएं तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। चौथे में पूछा, तो क्या करेंगे सुनो, हमको दे रखा है ये। अब देखो यहाँ पे आवेश है -5 माइक्रोकूलाम, कितना है ये -5 माइक्रोकूलाम और ये +5 माइक्रोकूलाम। तो कैसे करेंगे था देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को चाहिए ऊर्जा। तो देखिए दिया है आवेश रखा है, आवेश है ±5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम तो हो जाएगा ±5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। और दोनों द्विध्रुव के मध्य की दूरी कितनी है 5 mm। कितनी है 5 mm। तो इसको हल करेंगे तो 5 mm का मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर माइनस कितना हो गया 3 मीटर। तो पहले अपन को द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए, क्योंकि चाहे स्थितिज ऊर्जा निकालो चाहे कार्य, तो सूत्र होता है PE। तो अपन को चाहिए पहले P, तो द्विध्रुव आघूर्ण P = आएगा Q इंटू में 2A। तो एक आवेश का परिमाण है 5 गुणा 10 की घात -6 इंटू ये मान आएगा 5 गुणा 10 की घात -3। हल करेंगे तो P बराबर 25 गुणा 10 की घात -9 कूलाम इंटू मीटर। और हमको विद्युत क्षेत्र दे रखा है E बराबर कितना दे रखा है बेटा, E बराबर देखा 4 गुणा 10 की पावर 3। तो हमारे पास E बराबर है 4 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। सबसे पहले क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। हमने कहा था यदि कोई विद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की अवस्था में रखा है, तो पिछली वीडियो हमने बताया कि स्थायी संतुलन के लिए थीटा बराबर कितना होना चाहिए हमारे पास 0 डिग्री। कितना होना चाहिए 0 डिग्री। तो हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो क्या लिखेंगे, स्थायी
संतुलन की स्थिति में, तो स्थायी संतुलन की स्थिति में थीटा बराबर कितना है 0, क्योंकि स्थायी संतुलन की स्थिति में विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा होगा, थीटा बराबर 0, तो तब लिखेंगे u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। तो u इज इक्वल टू आएगा माइनस पी का मान कितना है 25 गुणा 10 की घात माइनस 9 इंटू ई का मान है 4 गुणा 10 की घात 3 और ये आएगा कॉस 0। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 25 चौको 100 गुणा 10 की घात 9 में से 3 को 10 की घात कितनी बचेगी 6 और कॉस 0 का मान होता है 1, तो u इज इक्वल टू आएगा माइनस 10 की घात कितनी 4 जूल। तो ये तो हमारे पास आ गई स्थायी संतुलन की स्थिति में ऊर्जा। पहला तो ये। दूसरा देखें जरा, दूसरा हमसे क्या पूछा है, दूसरा पूछा है यदि विद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक अवस्था से 90 डिग्री तक घुमाया जाए, यानी प्रारंभिक अवस्था का ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो, यदि विद्युत द्विध्रुव को कहां से घुमाया जाए, प्रारंभिक अवस्था से। कहां से घुमाए, प्रारंभिक। तो थीटा 1 बराबर कितना 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर कितना 90 डिग्री। तो कार्य W बराबर होता है पी ई ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कितना होता है कॉस थीटा 2। इसमें दोनों सवाल मिक्सअप से स्थितिज ऊर्जा भी पूछी है और कार्य भी। कार्य का फॉर्मूला ये है, तो देखो W बराबर P का मान कितना है, P का मान है माइनस ये 25 गुणा 10 की घात माइनस 9, ई का मान है 4 गुणा 10 की घात 3 और ये आएगा कॉस कितना 0 माइनस कॉस कितना 90 डिग्री। तो W इज इक्वल टू आएगा 25 गुणा 10 की घात माइनस 9 इंटू, इसको गुणा करते हैं, रुक जाओ, 25 चौको 100, 25 चौको कितना हो जाएंगे बेटा, 25 को 100, हमारे पास ये हो जाएगा कितना, तो गुणा 10 की घात बचेगी माइनस 6 इंटू कॉस 0 का मान तो होता है 1 माइनस कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान कितना होता है हमारे पास 0 डिग्री। कितना होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं 0। तो W इज इक्वल टू आएगा 10 की घात माइनस 4 जूल। आप देख लें, यदि हम कह रहे हैं कि यदि विद्युत द्विध्रुव प्रारंभिक अवस्था में है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है माइनस, लेकिन यदि द्विध्रुव को 0 से 90 डिग्री तक घुमाया जाए तो हमारे पास जो कार्य किया जाएगा वो कार्य कितना आएगा, वो कार्य है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 10 गुणा 10 की पावर माइनस 4 जूल। ठीक है, ये हमारे पास हो। तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन है यदि विद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाया जाए। इस बार भी कार्य पूछा, लेकिन इस बार जो कण है उसको कहाँ घुमा रहे हैं अपन, 0 से 180। तो देखिए थर्ड सवाल में है थीटा 1 बराबर तो है 0 डिग्री और मेरे पास थीटा 2 बराबर कितना है बेटा 180 डिग्री। जब मान रखेंगे तो W इज इक्वल टू माइन, कार्य पूछा है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कितना कॉस थीटा 2। अभी जब इसको अपन हल करेंगे तो W बराबर पी का मान है 25 गुणा 10 की घात माइनस 9, इसका मान है 3 गुणा, सॉरी इसका मान है 4 गुणा 10 की घात माइनस 4 और ये आएगा कॉस कितना 0 माइनस कॉस कितना 180 डिग्री। जब इसको हम थोड़ा सा आगे हल करते हैं, देखो तो इसको जब आगे हल करेंगे, देखो ये तो गुणा हो जाएगा, तो 25 चौको 100 गुणा 10 की घात माइनस 5 इंटू कॉस 0 का मान होता है 1, फिर माइनस कॉस 180 का मान होता है माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2। जब 2 से इसको गुणा करेंगे, इधर देखो, तो हम जब इसको गुणा करेंगे तो E इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 2 गुणा 100 इंटू 10 की घात माइनस 6। तो E इज सॉरी कार्य W बराबर आएगा कितना 2 गुणा 10 की घात माइनस 4 जूल। ये मेरे पास कार्य है, देख लो। इसको अपन हल करेंगे आगे, तो देखो 1 और 1 2 हो गया, कॉस 0 का मान 1, फिर माइनस कॉस 180 का मान कितना मेरे पास माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 और 1 2, तो 2 गुणा 10 की घात 2 गुणा 100 इंटू 10 की घात माइनस कितनी है 5, माइनस कितनी है 5। यहाँ पे देखिए घात हमको अलग दे रखी है, यहाँ पे जब हल करेंगे ना, सॉरी P का जो मान है वो 4 गुणा 10 की घात माइनस 4 नहीं है, कितना है ये है 3। जब हल करेंगे तो ये घातें बचेंगी माइनस 6 बचेगी, सॉरी, और जब माइनस 6 बचेगी जब इसको हल करेंगे
तो देखिए घात 3 6 और आगे लगा रहा 1 और 1 2, 2 गुणा 10 की घात 100 और इंटू 10 की घात -6, ये अपने लिख रखा देखो। और जब 10 की घात 6 में से ये जाएगा 4 तो ये हमारे पास आंसर। और तीसरा और आखिरी जो पॉइंट है चौथा, वो हमसे क्या पूछ रहा है देखो। चौथे पॉइंट हमने लिखा था कि चौथे में कह रहे थे यदि विद्युत द्विध्रुव को हम कहाँ घुमाएं, यदि विद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक अवस्था से 180 तक या विपरीत ले जाएं तो स्थितिज ऊर्जा आएगी U बराबर माइनस कितना PE, और ये होती है cos थीटा। तो U बराबर माइनस P का मान कितना था बेटा 25 गुणा 10 की घात -9, E का मान था 4 गुणा 10 की घात 3 और विपरीत दिशा का मतलब है 180 डिग्री। तो U इज इक्वल टू -100 गुणा 9 में से 3 गए 10 की पावर कितनी बचेगी -6 और 180 का मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 10 की पावर कितना -4, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो ये हमने विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसको घुमाने पर किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों का हमने क्या कर लिया मापन। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसका मान देखो। उस नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आवेशों का वितरण। क्या दे रखा है अपन को नेक्स्ट हमारे पास है आवेशों का वितरण। देखिए आवेशों किसकी बात कर रहे हैं अपन, वितरण। देखिए अच्छा, आवेशों का वितरण क्या है, तो यदि हम किसी वस्तु को आवेश प्रदान करें तो वो आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से फैलता है। किसी भी वस्तु को प्रदान किया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से फैलता है, इसे आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत वितरण। तो हमको आवेशों के वितरण के हिसाब से अगर कोई यदि किसी भी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से फैले तो उसे कहते हैं आवेशों का सतत वितरण। और यदि किसी वस्तु को प्रदान किया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से नहीं फैले तो उसे कहते हैं असतत वितरण। हमारे जो बात करने वाले हैं वो हमारे हैं आवेशों का सतत वितरण। सतत वितरण, तो देखो यदि किसी वस्तु को प्रदान किया गया समस्त आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से फैलता है तो उसे हम आवेशों का क्या कहते हैं, सतत वितरण। जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई वस्तु है, इसको मैंने आवेश प्रदान कर दिया A+ का आवेश। यदि इस वस्तु में से कहीं से भी मैं 1/1 इस वस्तु में से मान लो मैं 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा कहीं से भी काटूं, इसमें से कहीं से भी कोई भी स्थिति में, और अगर इस पहले वाले टुकड़े पर मान लो आवेश का मान अगर 1 कूलाम फैला है तो जितने भी टुकड़े 1 गुणा 1 सेंटीमीटर के हम इसमें से काटेंगे उन सभी पर भी मान अगर 1 कूलाम रहता है तो ऐसा वितरण कहलाता है सतत वितरण। और आवेशों का यह सतत वितरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो देखो जरा। पहला वितरण है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। सेकंड वाला हमारे पास है पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। तो आवेशों का वितरण हमारे पास कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक हमारे पास होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठावेश वितरण, और तीसरा हमारे पास कौन सा है, आयतन आवेश वितरण। पहले हम बात कर रहे हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, अच्छा देखो जैसे हमारे पास देखो देखिए ये हमारे पास है पहला रेखीय आवेश वितरण। ये हमारे पास कोई वायर है, कोई तार, इस तार को मैंने आवेश प्रदान किया तो ये जो तार है इस पर जो सारा की सारा आवेश है वो उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग फैल जाएगा। किसके अकॉर्डिंग फैल जाएगा, लंबाई के अकॉर्डिंग, लंबाई के अनुसार फैल जाएगा। और इसको मैंने प्रदान आवेश किया है Q और इसकी लंबाई कितनी है L।
तो हमसे पूछे कि रेखीय आवेश वितरण क्या है। तो यदि किसी वस्तु को प्रदान किया गया समस्त आवेश उसकी लंबाई पर एक समान रूप से फैलता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या कहा अपन ने कि यदि हमारे पास ये कोई एल लंबाई की छड़ है, उसको मैंने क्यू आवेश प्रदान किया तो वो उस तार की लंबाई पर एक समान रूप से फैलेगी। तो किसी वस्तु को प्रदान किया गया समस्त आवेश यदि उस वस्तु की लंबाई पर एक समान रूप से फैले तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। इस रेखीय आवेश वितरण से संबंधित हमारे पास एक परिभाषा आती है और वो परिभाषा है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व होता है वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश बटे वस्तु की लंबाई। इसे एक्चुअली हम लैम्बडा से लिखते हैं, तो लैम्बडा से लिखेंगे। अब सुनो क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं रेखीय आवेश घनत्व क्या है, किसी भी वस्तु को प्रदान किया गया समस्त आवेश उस वस्तु पर यदि एक समान रूप से फैले तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। इस बार जो आवेश है वो फैल किस पर, लंबाई पे। तो इसकी परिभाषा है कि किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किस पर, किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। जिस चीज को हम एक बोलते हैं उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो देखो हमने लिखा रेखीय आवेश घनत्व बराबर वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश बटे में वस्तु की लंबाई। जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक एल लंबाई की छड़ है जिसको मैंने क्यू आवेश प्रदान किया गया है, तो उसको रेखीय आवेश घनत्व आएगा लैम्बडा बराबर क्यू बाई कितना आएगा, एल। तो ये हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व है। अगर मेरे पास मान लो कोई छोटा अल्पांश का टुकड़ा है कि कोई छोटा टुकड़ा है, उसको प्रदान किया गया आवेश कितना है, डी क्यू, और उसकी लंबाई कितनी है, डी एल। कितनी लंबाई है, डी एल। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या लिख सकते हैं अल्पांश के लिए, लैम्बडा बराबर आएगा डी क्यू अपॉन में डी एल। यदि पूरी लंबाई दे रखी है तो लैम्बडा बराबर क्यू बाई एल। यदि किसी तार की हमारे पास छोटा सा टुकड़ा है जिसकी लंबाई है डी एल, तो वो आवेश भी कम ग्रहण करेगा, और आवेश कितना ग्रहण करेगा, डी क्यू। तो लिखा जाएगा लैम्बडा बराबर डी क्यू अपन में डी एल। इसके बाद बात करें, देखो तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। दूसरा, इसका मात्रक, अगर मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मीटर, तो इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। और उसके बाद अगर हम विमा की बात करें, किसकी बात करें, विमा की, तो देखो आवेश की विमा, इसकी विमा, तो इसकी विमा, आवेश की विमा है A1 और T1, और लंबाई की विमा कितनी है, L1। तो इसकी फाइनली विमा हो जाएगी L-1 T1 और A1। ये इसकी विमा है। चाहे तो लिख सकते हैं M0 L-1 T1 और A1। ये रेखीय आवेश घनत्व की विमा है। अब सुनिए, अगर हम एक सिंपल से क्वेश्चन की बात करें कि हमारे पास एक वृत्ताकार वलय है, हमने क्या कहा कि माना हमारे पास एक वृत्ताकार वलय है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R। वृत्ताकार वलय है और उसकी त्रिज्या कितनी है, R, और उसको मैंने क्यू आवेश प्रदान किया गया। वृत्ताकार वलय का मतलब है कोई भी वह वृत्ताकार आकृति जो बीच में से खाली हो। जैसे हम महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, छल्ला या कड़ा जो होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार वलय। तो वृत्ताकार वलय को प्रदान किया गया आवेश उसकी परिधि पर एक समान रूप से फैलेगा। ये देखो, अगर आपसे कोई कहेगी कोई कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार वलय है तो उससे संबंधित आवेश घनत्व को क्या कहते हैं, तो उससे संबंधित आवेश घनत्व को नाम देंगे रेखीय आवेश घनत्व। यदि हमने R त्रिज्या की वलय को क्यू आवेश प्रदान किया तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर आए, कुल आवेश तो है क्यू और उसकी लंबाई कितनी है, 2 पाई R। तो ये हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व है। हो सकता है कि हमको मान लो कह दे कि कोई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार वलय है जिसे हमने 10 माइक्रो कूलम आवेश प्रदान किया है, तो उस पर उपस्थित आवेश घनत्व ज्ञात हो, हम लिख लेंगे लैम्बडा बराबर क्यू बाई 2 पाई आर। इससे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पहला। सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कहा अपन ने, सेकंड है पृष्ठ आवेश वितरण। क्या कहा, पृष्ठ आवेश वितरण। देखिए, यदि किसी वस्तु को हम आवेश प्रदान करें
और वो आवेश उस वस्तु के पूरे क्षेत्रफल पे या पूरे पृष्ठ पर यदि एक समान रूप से फैल जाए तो ऐसा जो वितरण है उसको अपन क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु को प्रदान किया गया समस्त आवेश उस वस्तु के क्षेत्रफल या पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलता है तो उसे कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। और इससे संबंधित जो हमारे पास परिभाषा है उस परिभाषा को अपन क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पिछली बार जो आवेश था वो लंबाई पे फैल रहा था तो हमने लिखा एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व। इस बार जो आवेश है वो किस पे फैल रहा है, इस बार जो आवेश है वो फैला पृष्ठ पे या क्षेत्रफल पे। तो यहाँ पे परिभाषा हो जाएगी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठ आवेश घनत्व। और इसको लिखते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर आएगा वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश बटे में वस्तु का क्षेत्रफल। तो देखिए पृष्ठ आवेश घन को सिग्मा से लिखते हैं, वस्तु पर आवेश है Q और क्षेत्रफल कितना है A, तो इसको हम लिखते हैं Q बाई A से। यह एक, ये भी क्या है, यह एक वही अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक, अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक, हाँ जी, आवेश का मात्रक है कूलाम और क्षेत्रफल का है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और विमा की बात करें तो देखो आवेश की विमा है A1T1 और इसकी विमा कितनी L2, तो इसकी विमा L-2 T1 और A1, या तो ऐसे लिख दो, या फिर हम अगर m के रूप में लिखना चाहें तो यह लिखेंगे m0 L-2 T1 और A1 होती है। ठीक है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, अगर हम किसी अल्पांश के लिए लिखें, हमने कहा कि हमारे पास किसी अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा घेरा गया आवेश है dq, अल्पांश क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश कितना dq और क्षेत्रफल कितना dA, तो उसको लिखा जाएगा सिग्मा बराबर dq अपॉन में dA। अब इसके दो क्वेश्चन सुन लो। जैसे हमने कहा कि यदि किसी वृत्ताकार वलय को आवेश प्रदान करे तो वृत्ताकार वलय पर जो आवेश होगा वो केवल कहाँ फैलता है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी उसकी परिधि पर। यहाँ पे अपन कह रहे हैं यदि हमारे पास एक कोई वृत्ताकार क्या है, देखो हमारे पास कोई वृत्ताकार एक चक्ति है, क्या है, चक्ति। चक्ति का मतलब है ये जो हिस्सा है पूरा, ये जो हिस्सा है पूरा, ये हमारे पास कैसे फैल रहा है, इस पूरे में पूरा बीच में से भरा हुआ है पूरा, ये देखो ये पूरा ऐसे भरा हुआ है। ये वृत्ताकार आकृति है, ये वृत्ताकार आकृति पूरी बड़ी है और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मेरे पास कितनी है, देखो इसकी रेडियस कितनी है r, और इसको मैंने जो भी आवेश दिया है, हमने कहा कि हमारे पास एक कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार शक्ति है जिसे हमने Q आवेश प्रदान किया है। तो इसमें जो आवेश होगा वो सारा की सारा आवेश उस वस्तु के पृष्ठ पर फैलेगा ऐसे। तो यहाँ पे ये आवेश फैल रहा है, देखो यहाँ पे आवेश फैल रहा है पूरा, ये देखो। हम क्या लिखेंगे, हमने कहा कि हमारे पास एक कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार शक्ति है, शक्ति है भरा हुई चीज, जैसे कहते हैं 1 रुपए का सिक्का, तो उस पर जो आवेश होगा वो उसके क्षेत्रफल पे एक समान रूप से फैलेगा। तो तब आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर आएगा Q बटे, और वृत्ताकार शक्ति है तो इसका क्षेत्रफल आएगा पाई R स्क्वायर। तो यदि किसी वृत्ताकार शक्ति पर Q आवेश प्रदान करें तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा सिग्मा बराबर Q बटे में 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे दूसरा ये कि हमारे पास कोई चालक गोला है, क्या है हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास एक चालक गोला है। एक्चुअली चालक गोले को कैसे बनाते हैं, ऐसे ये वाला हिस्सा है कोई, ऐसे गोला बनाते हैं, ये ऐसे पूरा गोला है। हमने कहा कि हमारे पास कोई कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोला है जिसे हमने Q आवेश प्रदान किया गया है। तो चालक गोले को जो आवेश प्रदान किया जाएगा वो चालक गोले की बाहरी सतह पर एक समान रूप से, तो उसकी पूरी की पूरी सतह पर एक समान रूप से आवेश फैलेगा। ऐसे देखो इधर देखो ऐसे वाले गोले किस वाले हिस्से पे फैलेगा, इस वाले हिस्से पे फैलेगा, और ऐसे भी चारों ओर फैलेगा। तो ये आवेश प्रदान करें तो इस बार भी जो आवेश है किसी भी चालक गोले को प्रदान किया गया आवेश उसकी बाहरी सतह पर फैलता है,
इसलिए इससे संबंधित आवेश भी कहलाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। उसको लिखेंगे सिग्मा बराबर Q बटे में गोले का क्षेत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। जब हम गाउस का नियम पढ़ेंगे तो वहां पर Q बटे 4 पाई r स्क्वायर को कहीं पे क्या लिख देंगे, सिग्मा। तो ये हमारे पास था पृष्ठ आवेश घनत्व। और आखिरी और उसकी बात करें तो लास्ट है हमारे पास आयतन आवेश वितरण। कौन सा है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, देखो आयतन आवेश वितरण क्या है, यदि किसी भी वस्तु को प्रदान किया गया आवेश उस वस्तु के आयतन में एक समान रूप से फैले तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। हमने किसी वस्तु का आवेश प्रदान किया गया, यदि वो आवेश उसकी बाहरी सतह पे ना फैल के उसके अंदर की आकृति में एक समान रूप से फैले, या फिर कह सकते हैं किसी वस्तु को प्रदान किया गया समस्त आवेश यदि उस वस्तु के अंदर एक समान रूप से फैलते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और आयतन आवेश वितरण से संबंधित जो परिभाषा है वो है आयतन आवेश घनत्व। तो इस परिभाषा को हम क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व। पहले हम लिख रहे थे एकांक लंबाई पर, एकांक क्षेत्रफल पर, इस बार में, यानी किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व। तो क्या लिखेंगे, वस्तु में उपस्थित आवेश, वस्तु में उपस्थित आवेश बटे वस्तु का आयतन। तो हमारे पास इसको अपन लिखते हैं रो से, पी को हल्का घुमाओ रो। वस्तु पर आवेश कितना है Q, आयतन कितना है V, तो हम लिख सकते हैं रो बराबर QIB। सेम ये भी कैसी राशि है कि यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अगर हम मात्रक की बात करें, मात्रक, तो देखो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और आयतन का मात्रक है मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। और अगर हम बात करें विमा की, तो आवेश की विमा तो है A1 और T1 और इसकी विमा कितनी है, L3। जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो लिखेंगे L-3 T1 और A1, ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पास। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिखा, हमने कहा कि हमारे पास एक कोई चालक गोला है और उसकी सतह पर यदि Q आवेश फैल रहा है, तो हमने लिखा था पृष्ठ आवेश घनत्व, तो सिग्मा बराबर Q बटे में 4 पाई r स्क्वायर। इस बार करें कि हमारे पास एक कुचालक गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। यदि किसी कैपिटल R त्रिज्या के कुचालक गोले को Q आवेश प्रदान किया जाए तो आयतन आवेश घनत्व, तो देखो यदि हम कुचालक गोले को Q आवेश प्रदान करेंगे तो सारा की सारा आवेश उस गोले के अंदर फैलेगा। सारा कहाँ फैल रहा है, आयतन पे। तो सिग्मा रो बराबर आएगा, हमारे पास हो जाएगा कितना, रो इज इक्वल टू आएगा Q बटे में गोले का आयतन 4/3 और कितना आएगा, पाई R क्यूब। 3 चला जाएगा ऊपर, तो रो इज इक्वल टू आएगा 3Q बाई 4 पाई R स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये हमने 2 क्वेश्चन किए और ये किया था हमने आवेशों का वितरण, कि हमारे पास ये जो आवेशों का वितरण है कितने प्रकार का होता है, हमारे पास 2 प्रकार, सॉरी कितने प्रकार, 3। कौन कौन सा, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश, रेखीय आवेश वितरण, उससे संबंधित परिभाषा रेखीय आवेश घनत्व, फिर पृष्ठ आवेश वितरण, उससे संबंधित परिभाषा पृष्ठ आवेश घनत्व। तीसरा हमारे पास कौन सी थी, आयतन आवेश वितरण, उससे संबंधित परिभाषा क्या है, आयतन आवेश घनत्व। अगली क्लास में हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे विद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल सदिश और गाउस के नियम के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।